हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दृष्टि आईएएस का मॉडल पेपर 5 देखेंगे। ठीक है, एफएलटी नंबर 5 है और दृष्टि आईएएस ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए 5 एफएलटी बनाए थे। ठीक है, 5 मॉडल पेपर बनाए हैं। तो 4 मॉडल पेपर हमने अटेम्प्ट किए हैं, उसके वीडियोस बनाए हैं। ये हमारा 5वां है, लास्ट है हमारा। ठीक है, तो आज मैं गुरुवार शाम को बना रहा हूँ ये, तो आप देख रहे हो तो शुक्रवार को और शनिवार सुबह तक देख सकते हो। अगर आप बाद में और देखोगे तो दूसरे दिन एग्ज़ाम ही है, संडे को। तो आपके पास एक और आधा 1.5 दिन बचा हुआ है इस वीडियो को देखने के लिए। बाद में देखें तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और क्या है हमारा पहला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, 1975 में हुई थी। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं और कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए चालित किए जाते हैं। ठीक है, और 1975 में तो रूरल रीजनल बैंक यानी आरआरबी की जो एग्ज़ाम होती है ना, ये आरआरबी बैंक की एग्ज़ाम होती है, इसी की होती है। तो यह आरआरबी है, उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और नाबार्ड भी, ठीक है, वह भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ग्रामीण क्षेत्रों से। उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, तो इसके 7 साल बाद होती है नाबार्ड की स्थापना और 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट है और फर्स्ट में क्या है, हड़प्पा स्थल। ठीक है, हड़प्पा स्थल, हड़प्पा साइट से दे रखी है और दूसरी उसकी जगह, उस स्थिति उसकी कहाँ पर है अवस्थित। तो क्या है, पहला ए क्या है, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर अवस्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में अवस्थित है रंगपुर। फिर कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन है राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, और मोहनजोदारो सिंध में। ठीक है, मोहनजोदारो यानी जो पाकिस्तान में, सिंध में। तो हमारा क्या है, इसका जो हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन है। रंगपुर है, रंगपुर गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में रंगपुर है और लोथल भी गुजरात में है। ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगन मतलब काली चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, काली और बंगन मतलब चिड़िया, तो इस नाम से इस जगह का नाम राजस्थान में है, कालीबंगन। देन राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, बनावली भी हरियाणा में है और यह राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। और फिर अगला है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदड़ो है, यह सिंध में है, पाकिस्तान में। बी है हमारा राइट आंसर। देन अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टाइटल से जाना जाता है? ठीक है, निम्न में से किसे मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टाइटल से जाना जाता है? कौन जानी जाती है? इसका राइट आंसर है टेसी थॉमस। ठीक है, टेसी थॉमस को जाना जाता है मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे वैज्ञानिक रहे, वह मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्न में से कौन सा एक समानता है? ठीक है, सिमिलरिटी कौन सी है इनमें से? राजगृह, ठीक है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र, तो ये क्या नाम है, वो एंशियन हिस्ट्री से है, महाजनपद काल के समय के शब्द। ठीक है, उस समय यह महाजनपद थे, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र। तो इनमें कौन सी एक समानता है? समानता देखनी है हमें। पहला क्या है, स्थविर वाद्यों का पाली धर्मसूत्र यहाँ संकलित हुआ था। इन जगहों पर क्या कह रहा है, स्थविर वाद्यों का पाली धर्म सूत्र यहाँ संकलित हुआ था। क्या यह ऑप्शन राइट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्थविर वाद्यों का पाली धर्मसूत्र ग्रंथ संकलित नहीं हुआ था। अगला क्या है, अशोक के प्रमुख शिलालेख यहाँ पाए गए नहीं। ठीक है, अशोक के अन्य जगहों में पाए गए हैं। ठीक है, ये जैसे गुर्जरा और उदयगलम ऐसे नाम हैं, कर्नाटक में ऐसी जगहों पर पाए गए थे, यहाँ पर नहीं पाए गए थे। फिर क्या है, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, यह राइट है। ठीक है, बौद्ध काउंसिल यानी बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड संगीतियाँ हुई है, उसकी बैठकें हुई है, वो कहाँ पर हुई है? राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में। तो सी है हमारा राइट आंसर। ठीक है, सी है राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है,
निम्न में से कौन सी रचना या रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है? ठीक है, निम्न से रचना या जो क्रिएशन है, रचनाएं है, सम्राट हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है। प्रियदर्शिका मानी जाती है, रत्नावली भी और नागानंद भी। ठीक है, क्या है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, जो राजा हर्ष, सम्राट हर्ष थे, वह एक शासक होने के साथ साथ एक लेखक भी माने जाते हैं। ठीक है, ग्रंथकार जिन्होंने ग्रंथ लिखे। और एक क्या लीजेंड है, मतलब इसकी जो उक्ति कहा जाता है कि यह जो इसके ग्रंथ है, इन्होंने खुद न लिखकर किसी और से लिखवाई है और अपने नाम पर कर लिया। ऐसा विवाद जैसा माना जाता है, पर एक्चुअली तो माने तो ही जाते हैं। इतिहास इस पर क्या मुहर लगाता है कि इसके यही है, लेकिन जो कहते हैं ना एक्सेप्शन, अपवाद मानते हैं, वह मानते हैं कि हर्ष ने खुद ना लिखकर किसी धावक जैसा कुछ नाम है, उनसे लिखवाई और अपने नाम पर करवा ली। तो यह थे हर्ष के पास में खुद एक बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट थे उनके राजकवि। उन्होंने हर्षचरित लिखी थी और कादम्बरी। ठीक है, हर्ष के पास का राजकवि थे उनके बाणभट्ट, उन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित लिखी थी। बाकी हर्ष की तीनों रचनाएं तो ही है। अगला क्या है प्रश्न? संगमकालीन राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, संगमकालीन एरा यानी संगमकालीन जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था, उसके संदर्भ में इन निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो क्या है? इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो इस समय हमें रॉन्ग ऑप्शन चुनना है, रॉन्ग कथन। तो इस समय वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था इस समय, तो यह ऑप्शन नहीं आएगा। समकालीन ग्रंथों में चक्रवर्ती राजा की अवधारणा अज्ञात थी। ठीक है, यानी संगम काल के समय जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें चक्रवर्ती राजा की अवधारणा अज्ञात थी। यानी चक्रवर्ती राजा जिन्होंने जो उपाधि लेते थे, उस तरह की अवधारणा वहाँ उस समय ज्ञात नहीं थी। तो ज्ञात थी ऐसा माना जाता है, उस समय ज्ञात थी, तो यहाँ अज्ञात थी पूछा है, इन्होंने कथन बनाया है, तो बी है, जो कि कथन गलत है। ठीक है, तो उस समय संगम काल के समय जो सही कथन है वह पढ़ लेते हैं। इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। ठीक है, तो जो सम्राट या राजा होता था, उसी के परिवार से जो अगले उत्तराधिकारी राजा बनते थे, वही बनते थे। और फिर अगला सी क्या इसका कहता है? राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। ठीक है, राजा की जो पावर है उस पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, दूसरे लोग कंट्रोल करते थे। ठीक है, राजा की शक्ति पर। तो ये इसके सही हो जाएगा और इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि राजशेखर किस वंश के दरबारी थे? ठीक है, प्रसिद्ध कवि राजशेखर किस वंश के दरबारी थे? राजशेखर दरबारी थे कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरी वंश से रिलेटेड थे कवि राजशेखर। अगला प्रश्न क्या है? मियाँ तानसेन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, यह हमें ढूंढना है। तो क्या है पहला कथन? बादशाह अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ठीक है, बादशाह अकबर द्वारा इन्हें जो उपाधि तानसेन नाम जाने जाते थे। ठीक है, रामतनु ऐसा कुछ उनका नाम था, रामतनु पांडे। तो उनका नाम बादशाह ने नहीं दिया था। ठीक है, तो एक कथन इसका रॉन्ग है। ठीक है, तानसेन इसलिए कहलाते थे कि वो तान छोड़ते थे, यानी संगीत उनके शुरू में काफ़ी क्लासिक शास्त्रीय था, तो उन्हें इसी नाम से तानसेन से नाम से जाना गया। लेकिन वह बादशाह अकबर ने यह उपाधि नहीं दी। तो यह हमारा ए है, जो कि कथन गलत है, ऑप्शन सही है। बाकी क्या है और दूसरे जो कथन इसके बारे में सही है, वो तानसेन ने हिंदी देवी देवताओं से संबंधित ध्रुव पदों की रचना की। राइट है। ठीक है, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गीतों की रचना की। ठीक है, जिन्होंने उसको पेट्रोनाइज किया या जिन्होंने उनको संरक्षण दिया, उनके बारे में उन्होंने गीत भी लिखे। फिर क्या है? तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। ठीक है, फंडामेंटल कहते हैं जिसे, फाउंडेशनल, जो उसी ने रचना की। ठीक है, मौलिक उसकी स्वयं की करती है, बेसिक रचनाएं हैं। तो यह भी राइट है। और जो आंसर था हमारा ए था। ठीक है, ए, जो कि कथन गलत था। अगला प्रश्न है,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन रॉन्ग है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। इंडिया में अंग्रेज भी आए थे, फ्रांस भी आए थे, डच भी आए थे, डच डेनमार्क जो है वो, ठीक है, सॉरी डेनमार्क नहीं, डच जो कि हॉलैंड बाद में नीदरलैंड कहलाया वह थे, ठीक है। फ्रेंच आए थे, फिर पुर्तगाली भी आए थे। तो इन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह देखना हमें। पहला कथन क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया, ठीक है, बाद में आए थे, ठीक है, अंग्रेजों के बाद में आए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी, ठीक है, फ्री इंडिपेंडेंट थी सरकार से, ऐसा नहीं था, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ का राजा था, उसे जुड़ी हुई थी, उस पर डिपेंडेंट थी, ठीक है। जो भी डिसीजंस लिए जाने होते थे कंपनी के, और तो उसकी जो हेल्प की जानी थी वह सब फ्रांसीसी सरकार द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी, नियंत्रित थी, तो यह स्वतंत्र नहीं थी। तो हमारा बी है इसका, जो कि कथन सही नहीं है, ठीक है। फिर जो इसका राइट जो है वो सी क्या कहता है, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी, ठीक है। डुप्ले जो गवर्नर जनरल था फ्रांसीसी कंपनी का, उसके समय साउथ इंडिया में इसकी शक्ति चरम सीमा पर थी, ठीक है। फिर क्या है इसका अगला जो कथन क्या कह रहा है, वांडीवास युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे, तथा न तो वे अपने कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे, ठीक है। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, कर्नाटक के मामलों को लेकर, ठीक है, कर्नाटक पर ही ज़्यादा भिड़े थे ये लोग। तो वहाँ पर युद्ध हुआ, तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने इनको वाश कर दिया, यानी इनको धो दिया वांडीवास के युद्ध में, और फ्रांसीसी हार गए। फिर उनके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाया गया कि केवल व्यापारिक केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे, ठीक है, और वे अपने कारखानों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे, ठीक है, फोर्टिफाई कि जहाँ जो ट्रेड कर रहे, व्यापार कर रहे हैं, तो वो किलेबंदी कर लेते थे, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेते थे क्षेत्र को, तो वह नहीं कर सकते थे, और वहाँ सैनिक भी नहीं रख सकते थे। तो फ्रांसीसियों का अस्तित्व भारत में समाप्त हो गया एज अ कॉलोनियल पावर। फिर अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट नाम की जो 1793 में 92-93 में लाया गया था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के समय, तो उससे रिलेटेड कौन सी विशेषता सही नहीं है, यह देखना है। स्थायी बंदोबस्त ने भूस्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में क्या व्यवस्था की गई, भूस्वामित्व यानी जो ज़मीन का मालिक होगा किसे बनाया गया, जमींदार में निहित किया गया, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त और एक था रेयतवाड़ी, एक स्थायी बंदोबस्त, देन रेयतवाड़ी, देन महलवाड़ी। तो जो रेयतवाड़ी, सॉरी यह जो यहाँ इस प्रश्न में जो दिया गया है कि स्थायी बंदोबस्त, तो इसमें जो लैंड का ओनर माना गया है वह किसे माना गया था, ज़मींदारों को माना गया था, ठीक है। ज़मींदारों से जो टैक्स वसूलना है वह ज़मींदारों से वसूला जाएगा, ठीक है। ज़मींदार किसानों से वसूलेंगे, बट उनका स्वामी किसे माना गया, ज़मींदारों को। लेकिन जो रेतवाड़ी है, रेतवाड़ी में बाद में जब ये रेतवाड़ी सेटलमेंट बनाया गया, तो इसमें किसानों को भूमि का स्वामी माना गया, ठीक है। फिर जो महलवाड़ी थी, महल को गांव कहा जाता है, तो वहाँ जो हेड होते थे गांव के, उसे भूस्वामी माना गया, उसको ज़मीन का स्वामी मानकर जो लगान है वह वसूला गया। तो इसमें जो स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट, उसमें भूस्वामित्व का अधिकार ज़मींदार में निहित किया गया, ठीक है। लैंड लॉर्ड्स थे, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वह उनकी ज़मीन है। और तो यह कथन तो है ए, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर स्थायी बंदोबस्त में कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा गया, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में क्या कह रहा है कि जो किसानों के जो परंपरा थी उनकी दखल अधिकार, ठीक है, उनकी जो दखल अधिकार था उनको ध्यान में बनाए रखा गया, ठीक है। तो ध्यान में नहीं बनाए रखा गया क्योंकि उनको वहाँ का स्वामी भी नहीं माना गया, ठीक है। तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो ज़मींदार हैं उनसे लगान वसूलते थे, ठीक है, फिर वह अंग्रेज़ों को देते थे। तो किसानों का कोई इसमें पावर नहीं था, उनकी शक्ति सब समाप्त कर दी गई थी। दखल अधिकार कहाँ से मिल जाएगा, दखल अपनी ज़मीन पर उन्हें नहीं मिला, तो बी इसका
है हमारा राइट आंसर, जो कि कथन सही नहीं है। फिर ये है सी और डी कथन है राइट है। इसके बारे में क्या है, स्थायी बंदोबस्त के अधीन मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया। ठीक है, मालगुजारी निर्धारण का भार किसके ऊपर डाल दिया गया, कृषकों पर, सही है। और स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट है। ठीक है, दशा तो गिरावट आनी ही है, जबकि उनकी ज़मीन है और उन्हें वहाँ से खेती करवाई गई, फिर उसका जो लगान वसूला और उनका मालिक किसे माना गया, ज़मींदार माना गया, तो जो वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई है। ठीक है, सभी जो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी या फिर रेतवाड़ी व्यवस्था थी, उसमें सब में ही किसानों की दशा में गिरावट ही आई। ठीक है, भारत की कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। ठीक, कमर्शलाइज कर दिया गया उन अंग्रेजों के द्वारा, और सभी ने अपने फ़ायदे के लिए ही अंग्रेजों ने यूज़ किया। ठीक है, लगता तो था कि ये सुधार कर रहे हैं स्थायी बंदोबस्त से, रेतवाड़ी बंदोबस्त से, महलवाड़ी से, लेकिन होना उल्टा था और हमारे किसानों की दशा में गिरावट आई। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। ठीक है, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किन्होंने की थी, डेविड हेयर ने। ठीक है, डेविड हेयर ने की थी 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना। फिर है अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। रोलेट एक्ट अधिनियम दिए गए हैं। ठीक है, एक्ट्स है ब्रिटिश काल के समय के और कौन से वर्ष में लाया गया, एक्ट्स और कुछ इंसिडेंट्स है, घटनाएं हैं, और उसके ईयर्स है, कौन से वर्ष में कौन सी घटना या कौन सा अधिनियम लाया गया। तो रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट कब लाया गया था, रोलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में ही जब सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पर वो जनरल ओडायर के निर्देश पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, बिना किसी प्रीमियर यानी प्री वार्निंग के, वार्निंग नहीं दी गई थी उनको। तो रोलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। नमक मार्च, ठीक है, नमक मार्च कब हुआ था, नमक मार्च हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में सॉल्ट मार्च, जहां गांधी जी साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी, 1930 में। रोलेट एक्ट था 1919 में। चोरी चोरा घटना कब हुई थी, 1922। ठीक है, 1922 में हुई थी। अभी 21 चल रहा है, 2022 में उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931। तो राइट आंसर है ए हमारा। ठीक है, ए राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। ठीक है, भारत के न्यूक्लियर यानी परमाणु रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन यानी फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर है यूरेनियम 238। ठीक है, 238, यूरेनियम 238 यानी 238। अगला क्या है, पट्टचित्र के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पट्टचित्र है पट्टी पर बनाए जाने वाले चित्र। ठीक है, पट्टी या इसमें कुछ भी मान लो, यह धातु हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, इस पर बनाए जाने वाले चित्र से संबंधित कौन सा सही है। यह राजस्थान की चित्रकला है, यह केरल की एक नृत्य शैली है, फिर यह एक मार्शल आर्ट शैली है, या फिर यह एक ओडिशा की एक चित्रकला शैली है। तो इसका राइट आंसर है पट्टचित्र। क्या है, पट्टचित्र है एक ओडिशा की चित्रकला शैली। ठीक है, ओडिशा की एक चित्रकला शैली है पट्टचित्र। अगला क्या है प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है पहला कथन, यद्यपि राष्ट्रपति के पास परिस्थिति जनित विवेक अधिकार नहीं है। ठीक है, परंतु उसके पास कुछ संवैधानिक विवेक अधिकार है। ठीक है, तो हमारा क्या है पहला, इनके पास परिस्थिति जनित विवेक अधिकार नहीं है कह रहा है, परंतु उसके पास कुछ संवैधानिक विवेक अधिकार है। ठीक, संवैधानिक ही नहीं बल्कि उसके पास उसके विवेक अनुसार भी वह कौन से विवेक अधिकार यूज़ कर सकता है। ठीक है,
ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से या संवैधानिक प्रावधान है तभी वह अपने विवेक अधिकारों का यूज़ कर सकता है, बल्कि वह अपने खुद के परिस्थितिगत जो विवेक उसका कहता है कि मुझे यह करना चाहिए, तो वह भी उसके पास प्रावधान है। जैसे कि कोई स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनती है, ठीक है, लोकसभा की, तो उनके पास किसी के पास मत नहीं होता है, तो होता है तब उन्हें पता चल जाता है कि इनके पास बहुमत है, तो वह उन्हें बुलाता है, ठीक है, पहले उन्हें बुलाता है। लेकिन किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो क्या करता है प्रेसिडेंट, उसके इच्छा अनुसार किसी को भी सरकार बनाने के लिए बुला सकता है, ठीक है, किसी को भी बुला सकता है। तो यह क्या संविधान में प्रावधान नहीं है कि किसी को बुलाना चाहिए, सिर्फ इसके विवेक पर यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यह प्रावधान है, तो यह हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो यह है कथन जो कि कह रहा है कि सिर्फ संवैधानिक प्रावधान हो तभी वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये है कथन गलत है। तो हमारा आंसर है ये आंसर है। फिर बाकी ऑप्शन है वह तो राइट होंगे, क्या है उसको पढ़ लेते हैं। संसद का सत्र न चल रहे होने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। संसद का यानी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। 6 महीने की अवधि तक का जो समय रहता है अध्यादेश वो जारी प्रेसिडेंट कर सकता है। सी क्या कहता है, राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूत व उच्चायुक्तों को भेजता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल फोरम्स है और जो इश्यूज हैं वहाँ पर क्या करता है, इंडिया का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे प्रधानमंत्री या कोई सा भी दौरा होता है किसी भी देश के साथ, जो भी समझौते होते हैं, तो वहाँ पर, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम से ही जो भी रिलेशन बनते हैं और बाकी जो भी चीज़ें अनदर कंट्रीज़ के साथ जो संबंध बनते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर बनते हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी अमेरिका चले गए या यूरोप चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो अपने नाम से नहीं जो भी रिलेशन बनेंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से रिलेशन बनेंगे, ठीक है। और जैसे राजदूत है, एम्बेसडर है, उनको भेजता है प्रेसिडेंट यहाँ से अपने देश से अन्य देशों में। यह भी तो इसके कथन थे ये BC। और D क्या कहता है, वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। भारत के सैन्य बलों का सबसे बड़ा सर्वोच्च सेनापति होता है प्रेसिडेंट। उसमें थल सेना है, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और इन तीनों का हेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न क्या है, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है, ठीक है। कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि UPSC के अंदर होती है ऑल इंडिया सर्विसेज की एग्ज़ाम्स, IAS IPS IFS वगैरह, ठीक है। तो ऐसी ही सर्विसेज कौन सर्जित कर सकता है, ऐसी शक्ति किसके पास है, ठीक है। कोई भी अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा, ठीक है। जो उच्च सदन है हमारे पार्लियामेंट का, संसद का, वह क्या कर सकता है, एक प्रस्ताव पारित करके क्या बना सकता है, नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकता है। जैसे अभी ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS है, IPS है, ठीक है। UPSC जो एग्ज़ाम लेता है, अभी क्या एक और मामला चल रहा है कि उसमें जजेस की नियुक्ति होगी, ठीक है। तो जजेस की नियुक्ति के लिए जो जजेस की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होता है, तो उनकी एग्ज़ाम होगी। जैसे UPSC लेता है IAS IPS के लिए, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, उसी तरह से जजेस के लिए भी एग्ज़ाम लेने की बात चल रही थी। तो वह काम कौन कर सकता है, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाएं नई सर्जित कर सकता है। फिर अगला कौन सा है प्रश्न, संविधान में उल्लिखित भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। नहीं, ये सत्य नहीं है, यह प्रश्न बना देते हैं, क्योंकि एक असत्य हो जाएगा तो बाद के जो ऑप्शंस होंगे हमारे काम के लिए भी होंगे, ठीक है। ऐसा इतना बड़ा MPPSC नहीं पूछा है अभी तक, मतलब आते हैं पर कम ही आते हैं। ये दृष्टि वाले इनको UPSC के क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट बनाने के अनुभव के कारण उसी तरह का यह बनाते हैं, ठीक है।
पर काम का तो होता ही है। क्या है प्रश्न कि जो संविधान में उल्लिखित भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक यानी लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ है, उनकी सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एक धार्मिक अल्पसंख्यक भी होते हैं और भाषाई अल्पसंख्यक भी होते हैं। तो इसमें भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में संघ या राज्य के किसी सरकारी कार्यालय में शिकायत करने का अधिकार, ठीक है, यह तो शिकायत करने का अधिकार ही क्या कह रहा है कि संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में संघ या राज्य के किसी सरकारी कार्यालय में शिकायत करने का अधिकार है। ठीक है, यह भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या से जुड़ा हुआ प्रावधान है, राइट है। फिर क्या है, कथन राइट है, हमें राइट नहीं है वह ढूंढना है। ठीक है, तो बी क्या कहता है, प्रत्येक राज्य द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या सुविधाएं है, फैसिलिटीज़ है कि जब जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहे प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर, तो उन्हें उनकी मातृभाषा में, ठीक है, उनकी मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करने की सुविधाएं हो, ऐसा प्रावधान तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ए और बी दोनों कथन सही है। फिर सी क्या कहता है, राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक रक्षोपायों से संबद्ध सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो उसे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ है उनके संवैधानिक रक्षोपायों, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स यानी संवैधानिक रक्षोपायों के लिए उसके मामलों की जांच के लिए क्या कर सकता है, एक विशेष, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर यानी विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। और वह पदाधिकारी क्या करेगा, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा कि इनके साथ यह प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ABC तो सभी कथन राइट है। डी क्या कहता है, संविधान केंद्र पर हिंदी भाषा के प्रोत्साहन, प्रसार और विकास के लिए कोई कर्तव्य आरोपित नहीं करता है। ठीक है, संविधान करता है, ठीक है, मातृभाषा हिंदी मानी जाती है, ऑफिशियल नहीं लेकिन, ठीक है, फिर भी संविधान में निहित है। केंद्र सरकार पर यह आरोप मतलब उन्हें निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है कि हिंदी लैंग्वेज के प्रोत्साहन, ठीक है, उसके प्रोत्साहन, प्रसार और विकास के लिए कर्तव्य, ठीक है, ड्यूटीज़, जैसे हमारे पास जो एक मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स और मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो ड्यूटीज़ होती है वह ज़्यादा बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है, कि कर्तव्य है तो हमें उसका पालन करना ही चाहिए, बल्कि हमारा जो राइट है उसका पालन सरकार तो करती ही, हमें देती ही है। ठीक है, लेकिन हमें हमारे लिए जो ड्यूटीज़ दी गई है वह क्या है, वह न्यायालय में यानी कोर्ट्स में जाकर नहीं कह सकती है सरकार की हमें इनसे यह ड्यूटीज़ को पालन करवाना ही है। तो इसी तरह यह भी क्या है, ड्यूटी है केंद्र सरकार के ऊपर, ठीक है, ड्यूटी है संविधान में कि हिंदी भाषा के प्रोत्साहन, प्रसार और विकास के लिए वह काम करेगी। तो इसमें क्या आरोपित नहीं किया गया है ऐसा बोल रहा है, तो यह कथन हमारा डी रॉन्ग है। ठीक है, तो डी आंसर है इसका 17वें प्रश्न का। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 और 356 के तहत आपातकाल की अवधि के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 18वां प्रश्न है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। इमरजेंसी से रिलेटेड कौन से हमारे आर्टिकल से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 और 356 के तहत आपातकाल की अवधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें कौन सा राइट है वह देखना है हमें। अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत यह अनिश्चित काल तक कायम रह सकती है। ठीक है, तो यह हमारा ए राइट आंसर है। ठीक है, ये सही है कि अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि जो इमरजेंसी की वह 3 वर्ष तक रह सकती है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत यह अनिश्चित काल के लिए कायम रह सकती है, अनसर्टेन। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। ठीक है, किसी स्टेट में पंचायतों के इलेक्शन हो रहा है तो उनकी तिथि की घोषणा कौन करेगा,
राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग को ही इसलिए गठित किया गया था ताकि वह राज्य से रिलेटेड यानी पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव संपन्न करवाए और स्थानीय निकाय यानी नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाए। तो राज्य निर्वाचन आयोग का ही यह काम। और बाकी जो लोकसभा राज्यसभा के चुनाव करवाता है वह कौन? भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो स्टेट के पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा रॉन्ग है इसमें भी। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। ये क्या कहता है? लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बुला सकता है संयुक्त बैठक। बुलाने वाला कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक। और संविधान संशोधन में तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं। तो एक तो संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं है। और बुलाने वाला इसमें लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर को बता रहा है, स्पीकर नहीं बुला सकता। और कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो किसी बिल पर, ठीक है, कोई सामान्य बिल पर मतभेद हो जाए तब प्रेसिडेंट बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक। और लोकसभा का अध्यक्ष उसकी क्या अध्यक्षता करेगा, ठीक है, बुलाता नहीं है, प्रेसिडेंट बुलाता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर है, वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो यही है जो कि रॉन्ग है, ठीक है। ये हमारा कथन सही है, जो कि कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा रॉन्ग है इसमें भी। शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरातन शाही विस्तार है, ठीक है। शिलोंग का पठार जो कि मेघालय में अवस्थित है, वह प्रायद्वीपीय भारत का पुरातन यानी पुरातन शाही लिखा हुआ है, इन्होंने क्लिष्ट हिंदी में छाप दिया है। तो ये पुरातन यानी इसका प्राचीनतम विस्तार है। तो राइट है, ठीक है, हमें सही नहीं ढूंढना है। तो क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत यह हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत जो मैं भारत का निचला हिस्सा दिखा रहा हूँ, पूरा ही दिखा देता हूँ ना, इस तरह से मानते हैं इंडिया को अपन, ऐसे मान लिया जाए तो ठीक है, यह प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसका विस्तार कहाँ तक है? यहाँ से मेघालय यानी शिलोंग के पठार तक इसका विस्तार है, ठीक है। बीच में यहाँ गैप है, तो जो बाकी यहाँ नदियाँ ब्रह्मपुत्र गंगा वगैरह यहाँ प्रवाहित होती है, उनके निक्षेपों से यहाँ मालदा गैप, ठीक है, इसे मालदा गैप कहा जाता है। तो उसके निक्षेपों से भर गया है, तो इस वजह से यह स्वतंत्र लगता है। कौन? शिलोंग का पठार। लेकिन है किसका यह भाग? प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कथन। ये तो सही है, तो इसमें हमें नहीं ढूंढना है ना, तो ये सही है। बी क्या कहता है? अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अरावली यहाँ इसी मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है, इसे ऐसे खड़ा है यह। तो अरावली क्या है? भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है, राइट है। और विंध्य पर्वत श्रृंखला वलन पर्वत का उदाहरण, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। तो यह क्या है? वलन यानी फोल्डेड पर्वत का उदाहरण है, तो रॉन्ग है, ठीक है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला कैसी है? यह भी एक प्राचीनतम श्रृंखला है, ठीक है, ना कि यह वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत तो हिमालय है, ठीक है, जो फोल्डेड है वह हिमालय कहे जाते हैं। और जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वह प्राचीनतम काल से बनी हुई है, ठीक है। तो और यह कैसे? भ्रंश घाटी के कारण बनी हुई है, ठीक है। तो इसका सही है सी। और बाकी डी क्या कहता है? राजमहल की पहाड़ियाँ उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है, तो यह भी राइट है, सी है हमारा 21वें का। फिर अगला क्या है प्रश्न? नदी अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को मिलाना है, ठीक है। इनमें से नदी अपवाह दिया हुआ है और उसके नाम कैसे है, ठीक है। इतना बड़ा प्रश्न तो नहीं देता है, इसमें हो सकता है कि ये 5 प्रश्न है, तो हमारे लिए 5 प्रश्न है एक ही प्रश्न में,
MPPSC एक ही के बारे में पूछेगा, इसके बारे में पूछ लेगा, इसके बारे में या फिर इसके बारे में। इतने ज़्यादा आपको सुमेलन करने के लिए नहीं पूछेगा। ऐसे प्रश्न पहले प्राचीन में यानी पुराने समय में UPSC में पूछा जाता था 2008 से पहले इस तरह। लेकिन अभी इसमें MPPSC ऐसे कम ही पूछता है, हो सकता है पूछ भी ले, लेकिन एक आध प्रश्न ही ऐसा रहेगा। तो क्या है, नदी के अपवाह प्रतिरूप है, ठीक है। नदी कैसे बहती है, ऐसे तो उसका पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसी तरह से, तो उसका पैटर्न किस तरह की साइज पैटर्न दिखता है उसके बारे में, ठीक है। तो पहला ए क्या कह रहा है, अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप, ठीक है। पेड़ की शाखा के अनुरूप जो अपवाह प्रतिरूप होगा वह कैसा कहलाएगा, वृक्ष, ठीक है। वृक्षाकार प्रतिरूप होगा जो पेड़ के समान दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे, ठीक है, इस तरह से नदियाँ बहेगी, तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहेंगे। फिर बी क्या कहता है, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, ठीक है। जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे क्या कहा जाएगा, अरीय प्रतिरूप, ठीक है, अरीय प्रतिरूप, ठीक है। अपवाह पहले ए का था, A2। देन जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो अरीय प्रतिरूप, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई पर्वत है इस तरह से, तो यहाँ ऐसे बह रही, एक इधर जा रही है यहाँ से नदी, फिर यहाँ से दूसरी तरफ जा रही है, तो यह कैसा दिख रहा है, अरीय, ठीक है, आरी के समान दिखता है, तो इसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। देन A2B3, तो A2B3, ठीक है, इनमें से कोई आएगा। सी क्या कहता है, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियाँ उसको समकोण पर मिलती हो, ठीक है। जब मुख्य नदी, कोई ऐसी मुख्य नदी है एक दूसरे के समानांतर बहती है, दोनों नदियाँ, ठीक है, ये मुख्य नदियाँ है, और उसकी जो सहायक नदियाँ है एक दूसरे के उसको समकोण पर काटती है, ठीक है। तो यह ऐसे काटती है, ऐसे एक यहाँ से, तो यह कैसा दिख रहा है, एक जालीनुमा, ठीक है। तो जालीनुमा संरचना दिखेगी इस तरह से, समकोण पर सभी काटेगी, तो कौन सी संरचना हो जाएगी, सी हमारा 1, ठीक है, C 1 पर हो जाएगा। फिर जब सभी दिशाओं में नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हो, ठीक है, सभी दिशाओं में से नदियाँ किसी झील में आती है, जैसे मान लो ऐसे यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से एक झील में एकत्रित हो रही है, तो कौन सा पैटर्न यानी प्रारूप कहलाएगा, अभिकेंद्रीय, ठीक है। तो यह हमारा राइट आंसर है। तो इसका क्या हो जाएगा, A2B3 C1 देन D4, देन हमारा राइट आंसर है C, ठीक है, C है सही आंसर। अगला प्रश्न क्या है, पेंगोंग त्सो झील, ठीक है, पेंगोंग त्सो झील जिसमें होकर भारत और चीन के बीच क्या जाती है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती है, तो वह कहाँ पर अवस्थित है, पेंगोंग त्सो झील कहाँ पर अवस्थित है, लद्दाख में, ठीक है, भारत का कश्मीर है, ठीक है, यह कश्मीर है। यहाँ पर पेंगोंग झील है, ठीक है, पेंगोंग झील। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान ने जो अधिकृत किया हुआ है भारत का अधिकतर क्षेत्र, उसे POK कहा जाता है, और वहाँ पर कौन सी है, LOC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और यहाँ चाइना के साथ जो भारत की नियंत्रित रेखा है, चाइना को इन्होंने, पाकिस्तान ने यह क्षेत्र सौंप दिया था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में कब्जे लिए हुआ था, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो अवैध रूप से भारत से, तो उन्होंने चाइना को दे दिया है। तो वहाँ से जो लाइन गुजरती है उसे LAC कहा जाता है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो पाकिस्तान के साथ शेयर होती है हमारी बाउंड्री, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर है LAC में, जो कि लद्दाख में अवस्थित है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा। वहाँ पर क्या है, पेंगोंग त्सो झील, ठीक है, जहाँ गलवान वैली के नाम से जहाँ पर भिड़त हो गई थी इंडिया चाइना के सैनिकों के बीच। तो है हमारा आंसर D, लद्दाख में है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है, ठीक है, सिंचाई की विधियाँ है, मेथड ऑफ इरिगेशन है,
और फिर उसके ऊपर कमेंट किया हुआ है, उसके बारे में उसके फैक्ट दिए हुए हैं क्या है, कौन सा सही है, सही देखना है हमें। तालाब, ठीक है, तालाब एक सिंचाई की विधि है। तो कुल सिंचित क्षेत्र में 2.97 सिंचाई के लिए योगदान मध्य और दक्षिण भारत में प्रयुक्त, ठीक है। तो राइट है यह कि इस तालाब से क्या होता है, कुल सिंचित क्षेत्र में 2.97 2.997 है प्रतिशत है सिंचाई के लिए तालाबों का इस्तेमाल होता है, यह भी राइट है। फिर बी क्या कहता है, नहरों से, कैनाल्स कुल सिंचित क्षेत्र में 24.54, ठीक है, 24.54 यानी 24.54 सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश या हरियाणा या फिर पंजाब है, वहाँ पर नहरों का इस्तेमाल अधिकतर होता है। तो भारत के कुल कितने सिंचित क्षेत्र में इनका इस्तेमाल होता है, नहरों का 24.54%। फिर कुएँ एवं नलकूप, ठीक है, जो बोरिंग है और जो कि कुएँ है उनके द्वारा उनसे कितना सिंचाई होता है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, कुएँ से और नलकूप से, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र में। और कुल कितने सिंचित क्षेत्र का 61.58, ठीक है, 61.58% यानी सर्वाधिक किससे होता है भारत में सिंचाई, कुएँ और नलकूपों से, ठीक है। तो डी है हमारा राइट आंसर। सभी सही है इसमें, ए बी सी तो सही है सभी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो खनिज जमाव है, ठीक है, जो मिनरल्स है और कौन से राज्यों में ये इनके भंडार पाए जाते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पहला कौन सा खनिज है, जिप्सम, ठीक है। जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। देन ग्रेफाइट कहाँ पर पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारा, वहाँ पर। और फ्लूओर, ठीक है, ये इन्होंने नाम अजीब से फेल्सपार कहा जाता है वैसे, फेल्सपार, और यहाँ फ्लूओर स्पार लिखा हुआ है, तो इसे ऐसा ही पढ़ेंगे, फ्लूओर स्पार या फिर फेल्सपार। कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पाया जाता है फेल्सपार। देन निकेल, ठीक है, निकेल कहाँ पर, ओडिशा में। तो कौन कौन से एक बार और देख लेते हैं। जिप्सम पाया जाता है, ठीक है, जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में जिप्सम है। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में है, फेल्सपार है गुजरात में, और निकेल है ओडिशा में, ठीक है। तो निकेल है ओडिशा में। तो राइट आंसर है सी, 4321 हमारा मैचिंग। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय जल मार्ग में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। नेशनल वाटर वे से, जैसे हमारे नेशनल हाईवे से राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसी तरह से हमारे पास जलमार्ग भी है, ठीक है। नदियाँ जो बहती है उत्तर भारत में, वहाँ पर हमारे पास जल मार्ग भी है, ठीक है। दक्षिण भारत नदियों पर भी है। तो कौन कौन से इसमें राइट है, नेशनल वाटरवे सेकंड कहाँ पर है, सादिया धुबरी, राइट। नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम कोल्लम, राइट। और नेशनल वाटरवे फर्स्ट यानी पहला कहाँ पर है, प्रयागराज या इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है, हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक है। तो पहला क्या है, नेशनल वाटरवे 2 सादिया धुबरी, 3 कोट्टापुरम कोल्लम। नेशनल वाटरवे फर्स्ट है प्रयाग से यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो सभी है राइट है इसके। अगला प्रश्न क्या है, दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। डे और नाइट पीरियड से रिलेटेड कौन सा कथन सही है। तो क्या क्या है हमारे पास कथन, भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है, ठीक है, और उससे दूर होते जाते हुए क्रमशः, ठीक है, प्रगामीयतः ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है, क्रमशः यानी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है
क्या होता है, भूमध्य रेखा यानी जो इक्वेटर है ऐसी पृथ्वी मान लेते हैं, फिर इसके जो मध्य में है वह क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर दिन रात के बीच का जो अंतर होता है वह न्यूनतम होता है। ठीक है, काफ़ी कम होता है। और यहाँ से दूर इधर जाते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो क्या होता है, दिन और रात के बीच की अवधि में अंतर है वह बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न क्या है, मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अजीब प्रश्न इन्होंने बनाया, लवणीभवन कह रहा है यानी लवणीकरण है। ठीक है, लवणीभवन कह रहा है, लवण यानी सॉल्टेशन, नमक की मात्रा अधिक हो जाने को कह रहा है लवणीभवन। तो क्या है कि जब मृदा का लवणीभवन यानी मृदा का लवणीकरण कैसे होता है, मृदा में एक सिंचित जल के, जब जैसे मृदा है यहाँ सॉइल मान लेते हैं, ऐसे उसकी सरफेस है, तो सिंचित जल यानी यहाँ पानी की सिंचाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पानी होगा उसका क्या वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वाष्पीकरण यानी वह भाप बनेगा, वाष्पीकृत होगा तो ऊपर उड़ेगा। तो जो कि मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी यानी सोइल में जो नमक और खनिज है, ठीक है, सॉल्ट और जो दूसरे मिनरल्स है वह क्या पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, जो पानी है वह तो वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन जो उसके जो बचे अंश है मिट्टी के, उसमें नमक और कौन से रहते हैं, खनिज होते हैं दूसरे, तो वह यहाँ छूट जाते हैं, तो वह किसे सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, तो लवणीभवन इसे ही कहा जाता है। तो सतह पर लवण यानी नमक जैसे परत जम जाती है, तो इस सिंचित भूमि पर यहाँ सिंचाई हुई है, तो जो वाष्पीकृत होने से जहाँ पर जो नमक और अन्य खनिज जो कि ऊपर लेयर बन गई है, परत बन गई है, तो उस सिंचित भूमि पर उस लवणीभवन यानी लवणीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होता है, जो यहाँ पर वाष्पीकृत होने के बाद जो नमक और दूसरे मिनरल्स खनिज बच गए हैं उसका प्रभाव क्या होगा। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, यह उपजाऊ को अपारगम्य बना देता है, यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, या फिर यह मृदा के वायु छिद्र यानी पोर्स को जल से भर देता है। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, बी है इसका राइट आंसर। यह कुछ मृदाओं को यानी सॉइल्स को अपारगम्य बना देता है। ठीक है, जो लेयर यहाँ पर बन गई है सॉल्ट एंड अनदर मिनरल्स की, क्या होगा, वह अपारगम्य बना देगा। ठीक है, यहाँ इस मृदा को यानी यहाँ पर इसके छिद्र बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वायु और जो जल का है, ठीक है, वह उसका प्रवाह रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा, अपारगम्य हो जाएगा मृदा का स्तर सॉइल्स का, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ऊपर वाला ये क्या कह रहा था कि फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाएगा, कहाँ से लाएगा, जबकि उसके पोर्स ही बंद हो जाएंगे। तो ठीक है, तो मिट्टी को भी पानी की आवश्यकता होती है, फिर हवा की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो है हमारा आंसर इसका बी। ठीक है, कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। अगला है क्या प्रश्न हमारा 29वें नंबर का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के चक्कर में ही ये इन्होंने सब रोका हुआ है, नहीं तो ये इसमें 40 या 40 मिनट 45 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में, जो कि मैंने VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के लगाए हैं, उसमें 40 मिनट तक ही लिए हैं, क्योंकि उसके साधारण प्रश्न आते हैं, सिर्फ फैक्ट रहता है, इस तरह से नहीं रहते। ठीक है, एनीवे यहाँ देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। सूची फर्स्ट और सेकंड, क्षोभ मंडल, ठीक है, जो वायुमंडल की परतें हैं उसके बारे में दिया हुआ है। क्षोभ मंडल कौन से परत को कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल को कहा जाता है मौसम और उसमें परिवर्तन। ठीक है, क्षोभ मंडल मान लेते हैं कितनी परत है हमारे पास, चार परत है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो क्षोभ मंडल है मौसम और उनमें परिवर्तन, दूसरे नंबर का ही हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है, मौसम इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पर मौसम और उसके परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल के नीचे। देन अगला क्या है, मध्य मंडल। ठीक है,
मध्यमंडल क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ठीक है, यह मध्यमंडल है। तो यहाँ जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उससे उससे क्या तापमान में कमी आएगी, ठीक है। ऊपर जाने से तापमान में कैसी कमी आती है? आप सोच सकते हैं कि हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं सूर्य के, सन के नियर जा रहे हैं, तो तापमान में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ वायुमंडल का तापमान है पृथ्वी का, वह वायुमंडल में जो कण पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर वायु यानी जो उसके कण पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो तापमान है वो काफ़ी सोख लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उसके कारण तापमान बढ़ जाता है यहाँ पर। लेकिन ऊपर जाने से वायुमंडल जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद, तो फिर वहाँ पर तो उन्हें एब्जॉर्ब करने वाले जो पार्टिकल्स है वह नहीं रहेंगे, तो उससे क्या तापमान में कमी आएगी। तो मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तो ये हमारा तीसरा बी का 3 हो जाएगा। तापमंडल, ठीक है, तापमंडल क्या है? तापमंडल कह रहे हैं, तापमंडल लंबी दूरी के संचार में सहायक, ठीक है, लंबी दूरी यानी संचार में सहायक, ठीक है, लंबी दूरी के लिए कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए सहायक है तापमंडल में। और समतापमंडल क्या कहता है? समतापमंडल ओजन, ये है तापमंडल हमारा सी। और समतापमंडल ये लास्ट में, सबसे लास्ट, ओजन परत और हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, ठीक है, ओजन लेयर है यहाँ पर। और हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति है, ठीक है। तो हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ती है, उड़ते हैं, हवाई जहाज़ उड़ते हैं समतापमंडल से होकर, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर जाकर उड़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ए, ठीक है, ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 2 3 4 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में एल्बिडो उच्चतम होगा, ठीक है। कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, उसमें एल्बिडो उच्चतम होगा, हाईएस्ट होगा एल्बिडो। हिमाच्छादित क्षेत्र यानी जो आइस कवर्ड है, ठीक है, हिम यानी बर्फ़ से कवर्ड क्षेत्र है, या फिर ध्रुव या फिर पोलर, क्या वे क्षेत्र होंगे? या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर सदाबहार वन, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसमें सबसे एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि परावर्तन, ठीक है, परावर्तन यानी प्रकाश कितना परावर्तित होता है। तो हिमाच्छादित क्षेत्र यानी वाइट जो होते हैं, वाइट क्षेत्र जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन यानी उसका रिफ्लेक्शन सर्वाधिक होता है, ठीक है, वापस परावर्तित हो जाता है, ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी जो वाइट चीज़ें हैं, कपड़े जो गर्मी में पहनते हैं हम लोग, तो वो किस लिए पहनते हैं, उसके पीछे का साइंस है कि वह प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो हमें गर्मी से थोड़ी निजात मिलती है। और ठंड के समय हमें क्या सलाह दी जाती है कि काले कपड़े पहनो, तो उससे क्या है, जो सूर्य प्रकाश है ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करेंगे तो हमें उष्णता यानी गर्मी प्राप्त होगी। तो उसी तरह से एल्बिडो उसी तरह से काम करता है कि बर्फ़ कैसी होती है, वाइट होती है, ठीक है, हमें दिखती कम, लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर सफ़ेद ही सफ़ेद होता है। तो वाइट क्षेत्रों में प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, तो उनका एल्बिडो सर्वाधिक होगा उसका परावर्तन। तो कहाँ पर होगा? हिमाच्छादित क्षेत्रों में, ठीक है, आइस कवर्ड या फिर ग्लेशियर वाले जोन में, या फिर पोलर क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन जो कि वनों की पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश को सोख लेती है, ठीक है, तो अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, परावर्तित नहीं करती है। सदाबहार वन वही काम करेंगे, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी शौक ही लेते हैं, ठीक है, परावर्तित नहीं करता है। तो हमारा ये आंसर है, हिमाच्छादित क्षेत्र ज़्यादा होगा उनका एल्बिडो। फिर अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, वही फिर और हमें मिलान करना है। महासागरीय धाराएं या फिर उसके तट, ठीक है, धाराओं के बारे में आ सकता है कि कौन सी धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है, ठीक है। जल राशि विशाल जल राशि जब प्रवाहित होती है, ठीक है, एक साथ, तो उसे क्या महासागरीय धारा ये कह दिया जाता है। जैसे ट्रेड विंड है, जो वायु प्रवाहित होती है ना, उनकी धारा को वायु धारा ये कहते हैं। वैसे ही जल की भी धाराएँ होती है महासागरीय धाराएँ। तो कौन कौन से तट पर प्रवाहित होती है उसके बारे में देखना है।
ए क्या कहता है, हम्बोल्ट, ठीक है। हम्बोल्ट कहाँ पर प्रवाहित होती है, हम्बोल्ट कहाँ पर प्रवाहित होती है, हम्बोल्ट प्रवाहित होती है चिली पेरू, ठीक है। चिली और पेरू जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, वहाँ पर हम्बोल्ट, या दक्षिण अमेरिका मान लो, तो यहाँ पर इस तट पर प्रवाहित होती है हम्बोल्ट। देन उत्तरी अटलांटिक अफवाह, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक अफवाह, तो हम्बोल्ट ये हो गई। तो उत्तरी अटलांटिक अफवाह, नॉर्थ अटलांटिक अफवाह कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, ठीक है। यूरोप का जो क्षेत्र है, ठीक है, यूरोप का ऐसा क्षेत्र है, तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ नॉर्वे है, यहाँ ब्रिटेन है, तो यहाँ पर प्रवाहित होती है उत्तरी अटलांटिक अफवाह। फिर बेंगुएला, बेंगुएला कहाँ पर प्रवाहित होती है, बेंगुएला प्रवाहित होती है नामीबिया और अंगोला में, ठीक है। जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका का नामीबिया और अंगोला है, वहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है अफ्रीका का, तो वहाँ पर कौन सी प्रवाहित होती है, बेंगुएला। देन अगोलास, ठीक है, अगुलास, अगुलास कहाँ पर प्रवाहित होती है, मोजाम्बिक, ठीक है, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, यहाँ पर मेडागास्कर देन और मोजाम्बिक है यहाँ पर, वहाँ पर प्रवाहित होती है अगुलास, ठीक है, अगुलास धारा ये। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी, ठीक है, बी राइट आंसर है। क्या है, A2 यानी हम्बोल्ट कहाँ पर प्रवाहित होती है, चिली पेरू तट पर, उत्तरी अटलांटिक अफवाह यह है यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे तरफ। देन बेंगुएला, बेंगुएला कहाँ पर, नामीबिया और अंगोला जो कि पश्चिमी अफ्रीका तरफ है। देन अगुलास जो कि पूर्वी अफ्रीका यानी ईस्ट अफ्रीका है, वहाँ पर जो कि मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर है, वहाँ पर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो बी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ, तो इसका राइट आंसर है 2007-08 की रबी फसलों से, ठीक है। रबी फसलों से भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ, ठीक है। खरीफ की फसल जो कि जुलाई अगस्त में बोई जाती है, फिर उसके समाप्त होने के बाद रबी की फसल जनवरी या दिसंबर जनवरी में बोई जाती है, तो 2007-08 की रबी की फसल में हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ था। अगला क्या है, निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, कुमकुम है, ठीक है, कुमकुम है, तट की खोज नहीं है, विनोबा स्तवन हम विश्व पाई जन्म के, ठीक है। तो यह है इसकी क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कुमकुम, विनोबा स्तवन हम विश्व पाई जन्म के, यह है। लेकिन तट की खोज किसकी है, हरिशंकर परसाई जी की, ठीक है। तो बी है वह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है यह देखना है हमें। तो इसका क्या, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, राइट है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, राइट है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, राइट है, सभी सही है, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, और माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है मध्य प्रदेश में, तो डी इसका है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय यानी पद्धति नहीं है, ठीक है। इन सिटू पद्धति कौन सा नहीं है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, या फिर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, बी है वानस्पतिक उद्यान, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन वानस्पतिक उद्यान जो क्या है, इन सिटू नहीं यानी स्वस्थानीय नहीं है, ठीक है। यह स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय होता है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, वनस्पति संरक्षण के लिए, या फिर सिर्फ वनस्पति या फिर जीव जंतु के संरक्षण के लिए भी कहा जाता है स्वस्थानीय, ठीक है। एक स्वस्थानीय होता है और एक होता है बाह्य स्थानीय। तो स्वस्थानीय को क्या कहा जाता है, इन सिटू यानी अंदर, और बाह्य स्थानीय यानी एक्स सिटू, ठीक है। यहाँ पर इन सिटू के बारे में दिया हुआ है,
एक्स सिटू होता है एक, और एक इन सिटू। तो इन सिटू में क्या होता है, ठीक है, इन सिटू में कि जो वनस्पति या जीव जंतु है वह उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण किया जाता है, उनको कंजर्व, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है इन सिटू, यानी उनके प्राकृतिक आवास में ही जहाँ वह अनुकूलित है, ठीक है। लेकिन एक्स सिटू यानी बाह्य स्थान में उनके प्राकृतिक आवास से ना संरक्षित करके, वहाँ कंजर्व प्रोटेक्ट नहीं करके उन्हें बाह्य, ठीक है, एक कृत्रिम रूप से बनाए गए उनके आवास में उनको स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो उसे एक्स सिटू पद्धति कहा जाता है। तो इन सिटू नहीं हमें देखना है, तो बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान, ठीक है, गार्डन हम इस्टेब्लिश करते हैं, गार्डन कोई नेचुरल थिंग नहीं है, ठीक है। तो गार्डन को इस्टेब्लिश किया जाता है कि जैसे कोई चिड़ियाघर है, मान लो चिड़ियाघर है, कोई बड़ा गार्डन है, वो क्या होता है, बनाया हुआ रहता है, वो कोई नेचुरल गार्डन नहीं। तो चिड़ियाघर शहरों के बीच में होता है, शहरों के बीच में कौन प्राकृतिक जगह होती है, वह तो बनाया हुआ रहता है, ठीक है। उसमें कुछ, हालांकि वह सही है कि कुछ जानवरों को वहाँ सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन वह है क्या, एक एक्स सिटू पद्धति है, यानी बाह्य स्थानीय पद्धति। लेकिन जो बाकी जो दूसरे ऑप्शन है हमारे, जीव विज्ञान आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वह क्या है, एक इन सिटू है, यानी यह प्राकृतिक होता है और यहाँ पर जो बचाए जाते हैं, कंजर्व किए जाते हैं वनस्पति और जीव है, वह प्राकृतिक अवस्था में रहता है। राष्ट्रीय पार्क भी एक इन सिटू होता है, ठीक है, वहाँ पर भी प्राकृतिक रूप से ही संरक्षित किया जाता है। और वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक इन सिटू यानी स्वस्थानी का उदाहरण है। तो बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान है एक्स सिटू, तो सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, कौन जारी करता है? यूनिप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट्स कौन कौन सी जारी करता है, इसके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाई है 22-22 मिनट के। अगर आप शनिवार सुबह यानी सैटरडे मंडे तक का टाइम निकाल पाते हो तो देख सकते हो, ये मेरे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट में है, 2 वीडियो है, ठीक है, इंडेक्सेस के बारे में ही। अगला कौन सा है प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सही कोड का प्रयोग कीजिए, ठीक है। सूची फर्स्ट को सेकंड करना है। बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू खतरनाक कूड़ा करकट, ठीक है, बेसल कन्वेंशन है खतरनाक कूड़ा करकट। देन रोटरडम कन्वेंशन है कीटनाशक से। और स्टॉकहोम कन्वेंशन है जैविक कार्बनिक प्रदूषक से। और मिनामाटा कन्वेंशन है पारा या फिर मरकरी से, ठीक है, मरकरी के रोकथाम से संबंधित है। क्या है, एक बार और देख लेते हैं। बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू खतरनाक कूड़ा करकट, और रोटरडम कन्वेंशन है कीटनाशक से। स्टॉकहोम कन्वेंशन है जैविक या कार्बनिक ऑर्गेनिक प्रदूषक से। फिर मिनामाटा कन्वेंशन है पारद या फिर मरकरी से संबंधित, ठीक है। तो हमारा आंसर है सी, ठीक है, सी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या करता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर जो उसका उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, यहाँ से सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, वह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ठीक है। एक्सेलरेट प्रदान करता है कौन? पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए, जो कि सैटेलाइट यहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो वह यहाँ नीचे नहीं गिरता है, ठीक है, तो उसके साथ ही घूमता है वह, ठीक है, उस तरह का त्वरण प्रदान करती है पृथ्वी का आकर्षण बल। फिर अगला क्या है, ध्वनि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ध्वनि यानी वॉइस के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यह ठोस, द्रव, गैस व निर्वात में संचरण कर सकती है, ठीक है। निर्वात यानी वैक्यूम यानी खाली जगह है, वहाँ पर ध्वनि संचारित नहीं हो सकती है, ठीक है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जहाँ माध्यम नहीं होगा वह निर्वात है,
तो वहाँ पर यह संचालन नहीं कर सकती है। तो ए है इसका कथन हमारा राइट आंसर, जो कि रॉन्ग है। फिर अगला क्या है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 30 अगस्त 2019 को। ठीक है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग की शुरुआत 30 अगस्त 2019 को हुई थी। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से ऑक्सीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? ठीक है, जो कि फेफड़े हैं हमारे, वहाँ से ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, हमारा रक्त कहाँ पर ऑक्सीजनकृत होकर रक्त कहाँ आता है? तो इसका राइट आंसर है बायां आलिन में। ठीक है, बाएं आलिन में आता है। फेफड़ों से ऑक्सीजनकृत होकर रक्त आता है बाएं आलिन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्न में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण निष्पादित कर लेते हैं, उसकी क्षमता होती है, वह पादप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऑटोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप यानी स्वतः प्रकाश संश्लेषित करने वाले पादप वर्ग है ऑटोट्रॉप। अगला प्रश्न है, प्रायः समाचार पत्रों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? ठीक है, Cas9 प्रोटीन क्या है? Cas9 प्रोटीन है लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर कैंची है और इसका काम क्या है? किसी के जीन में परिवर्तित करवाया जाता है। ठीक है, जीवों के, तो उन जीनों को परिवर्तित करने के लिए उस जीन को एडिट करना होता है। ठीक है, उस एडिट करने के लिए जो कैंची यूज़ की जाती है, ठीक है, उसी कैंची को कहते हैं Cas9 प्रोटीन। ठीक है, कट करने के लिए जो कैंची कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यह भी एक जेनेटिक मटेरियल तो प्रोटीन है। तो Cas9 प्रोटीन होता है, उससे जीन एडिट किए जाते हैं। ठीक है, तो Cas9 होगा। अगला प्रश्न क्या है, टैंक रोधी मिसाइल नाग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, भारत के पास टैंक को रोकने के लिए कोई टैंक है, ठीक है, दुश्मन का टैंक है, उसको रोकने के लिए जो मिसाइल है, तो उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो ए क्या है, यह दागो और भूल जाओ की चौथी पीढ़ी की मिसाइल है। ठीक है, दागो और भूल जाओ श्रेणी की नहीं है। ठीक है, दागो और वापस भी पालो ऐसी है नाग मिसाइल। ठीक है, ऐसा नहीं कि दाग दिया और भूल जाओ, नाग मिसाइल गई और अपना काम कर ले कहीं और गई, ऐसा नहीं है, बल्कि दागना अपना काम भी करना है, देन वापस भी आना है, ऐसा है इसका नाग की विशेषता है। तो ए है जो कि सही नहीं है, ए। फिर अगला प्रश्न क्या है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून रिलेटेड है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। ठीक है, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है प्रोजेक्ट लून। अगला प्रश्न है, मेलवेयर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, मालवेयर एक वायरस है, ठीक है, मेलवेयर कहते हैं इसे। कौन सा है, इनको विस्तारित करना है। तो पहला क्या है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स ये नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रतिकृतियाँ बनाता है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, या फिर भी क्या कहता है, दूसरा विज्ञापन में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, एडवेयर कहते हैं इसे, विज्ञापन से फैलने वाला है यह एडवेयर, जो कि एक मेलवेयर है, वायरस है। फिर रैंसमवेयर। ठीक है, रैंसमवेयर एक जब तक मांगी गई धनराशि यानी रैंसम का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर देता है। ठीक है, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, तो रैंसमवेयर जो कि वायरस है, तो फिरौती मांगते हैं वह कि आपके सॉफ्टवेयर में आपके फ़ोन को या आपके जो सिस्टम को हैक कर लेंगे और बोलेंगे कि आप तक हमें जो हमारी मांग है वह पूरी नहीं कर देते हो, तब तक आपका जो बहाल नहीं होगा सिस्टम, ऐसा वो बोलते हैं, उसे रैंसमवेयर कहते हैं। तो इनके
कौन से सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें ए और 2 और 3 ही सुमेलित है, ठीक है। एडवेयर और दूसरा क्या है, रेंसमवेयर, 2 ही हमारे राइट है। तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। बी राइट आंसर है इसका। अगला क्या है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्न में से किससे संबंधित है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है मानव रहित हवाई ड्रोन से, ठीक है। मानव रहित हवाई ड्रोन क्या है, इससे संबंधित क्या है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। फिर अगला क्या है प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। गुप्तकालीन मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर नहीं है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, भुमरा का शिव मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर नहीं है, ठीक है। यूपी में है, बाकी मंदिर है मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है वह मध्य प्रदेश में है नहीं है, और बाकी जो कि भीतरगांव का मंदिर है वह मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितनी है, ठीक है। सिटी में रहने वाली वो जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार 27.6, ठीक है। 27.6% लोग शहरों में रहते हैं मध्य प्रदेश के 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चूना नगरी कहा जाता है, ठीक है। चूना नगरी, चूने का उत्पादन होता है यहाँ, चूना ज़्यादा नहीं लगा जाता, इसलिए नहीं कहा जाता कि चूना नगरी। तो चूना नगरी कौन सी है, हमारे मध्य प्रदेश की कटनी को, ठीक है। कटनी में सर्वाधिक चूना प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, ठीक है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। जमुना देवी, सुमित्रा महाजन, विमला शर्मा, उमा भारती है, ठीक है। तो डी है, इनमें से कोई नहीं, उमा भारती रही मध्य प्रदेश की फर्स्ट सीएम। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध करती है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की इसमें से कौन सी प्रसिद्ध करती है, मिट्टी की बारात, ठीक है। मिट्टी की बारात है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की करती। और तट की खोज है हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते भी है हरिशंकर परसाई की, और चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो शिवमंगल सिंह सुमन की कृति है मिट्टी की बारात, टी। अगला क्या है प्रश्न, निम्न में से कौन सा समारोह देवास में आयोजित होता है। देवास में कुमार गंधर्व समारोह आयोजित होता है, ठीक है। कुमार गंधर्व समारोह आयोजित होता है देवास में। फिर अगला प्रश्न क्या है, जाम त्रिकोण में शामिल है, ठीक है। JAM, ठीक है। JAM जिसे जाम त्रिकोण कहते हैं, इसमें कौन सम्मिलित है। जनधन योजना है, J से जनधन योजना, A से आधार योजना, फिर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो उपयुक्त सभी D है, JAM से रिलेटेड है। फिर अगला क्या है, ई जिला परियोजना G2C के आदान प्रदान हेतु अवधारित है, ठीक है, जो कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। G2C का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, इस तरह से अनेक संबंध होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है G2C का है गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगला क्या है, निम्न में से भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ठीक है। निम्न में से भारतीय इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सी है, भारत के द्वारा बनाई गई है कू ऐप, ठीक है। भारतीय द्वारा बनाया गया है कू ऐप, जो कि ट्विटर के समान काम करता है, ठीक है। ट्विटर जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, वैसे ही कू ऐप कार्य करता है, तो ये है इसका राइट आंसर। फिर मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को, ठीक है। 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार प्रत्येक महिला को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ठीक है। जो कि महिला ये है, ठीक है, उनके बच्चे होने पर उन्हें मातृत्व लाभ, उन्हें छुट्टी मिलेगी
तो पहले 12 हफ्ते की थी और अभी कितना उसको बढ़ा दिया गया है, उन्हें 26 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक है, 26 सप्ताह, ठीक है, 2 गुना से ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है, 26 सप्ताह मातृत्व लाभ, यानी बच्चे जन्म लेने के बाद उन्हें छुट्टियां मिलेगी, अवकाश प्राप्त होगा 26 सप्ताह का। अगला प्रश्न क्या है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण क्या है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो इसका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर की जो वाइडली यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल यानी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। और जो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर होते हैं वह किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उसे वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम तो सुना ही है कि सभी जगह यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में। तो यह क्या है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक रही वह भी कौन थी? ठीक है, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही है? तो इसका राइट आंसर है वी.एस. रमा देवी। ठीक है, वी.एस. रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है भारत की। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के को निम्न में से कौन सा कार्य सौंपे गए हैं? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग को कौन सा काम सौंपा गया है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन, एग्जामिनेशंस फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, राइट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर भर्ती के संबंध में सहायता करना। ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ चाहे या एमपी यूपी चाहे कि हमारी एक ही आप ही भर्ती करो दोनों की, तो भर्ती में हेल्प कर सकता है संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी। फिर है लोक सेवा से संबंधित अनुशासनिक विषयों पर परामर्श। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज से यानी पब्लिक सर्वेंट है, उनके डिसिप्लिन से रिलेटेड, कार्यप्रणाली से रिलेटेड जो विषय है उन पर परामर्श दे सकता है। तो सभी इसके राइट आंसर ए है, 1 2 3। फिर क्या है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशें इनमें से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? मंडल आयोग यानी जो आरक्षण से रिलेटेड है आयोग, उससे संबंधित उसकी सिफारिशें कौन से प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में लागू की गई? वीपी सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सभी सदस्यों को पदच्युत यानी हटाने का अधिकार इनमें से किन के हाथ में? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सभी सदस्यों को हटाने का अधिकार किन के पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक है, गवर्नर के पास है राज्य सूचना आयोग के सभी सदस्यों को हटाने का अधिकार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? सीवीसी का गठन के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, सीवीसी का गठन के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या न्यायाधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, 2010 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? ठीक है, जो राज्यसभा और लोकसभा टीवी 2 अलग अलग चैनल थे उन्हें नाम दिया गया है संसद टीवी। ठीक है, संसद टीवी अभी इस नाम से जाना था, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा खान किससे संबंधित थे?
शास्त्रीय संगीत, ठीक है, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है गुलाम मुस्तफ़ा खां, उन्हें पद्म भूषण से सुशोभित किया गया था। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आयोजन किया गया, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया, ठीक है, हाल ही में किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का उप महासचिव नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अभिषेक यादव, ठीक है, अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है। अनुराग ठाकुर तो अभी मिनिस्टर है, IT मिनिस्टर बन गए हैं अभी। जय शाह तो अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इसके क्या है अध्यक्ष है, और यह BCCI के सचिव है, ठीक है, तो B है आंसर राइट। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम कोविड-19 समर्पित अस्पताल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने एक ऐसा भारत में सबसे पहले कोविड समर्पित, ठीक है, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल खोला महाराष्ट्र ने सबसे पहले। अगला प्रश्न है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान यानी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिलती है इन्हें? तो इसका राइट आंसर है D से, ठीक है, D मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री देती है ICMR को फाइनेंशियल सपोर्ट। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्न में से किसे धन निकासी की अवधारणा पर विचार किया? ठीक है, आज़ादी से पहले किसने धन निकासी, ठीक है, धन निकासी की अवधारणा पर विचार किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है अस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है। ठीक है, अस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि नहीं होती है, ठीक, कमी होती है। रोजगार में वृद्धि कहाँ हो जाएगी? जब इन्फ्लेशन डाउन, अस्फीति मतलब इन्फ्लेशन बनना और अस्फीति है यह इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति, और उसका सबसे नीचे चले जाना लाइन से भी उसे अस्फीति कहते हैं। तो उससे रोजगार कम होते हैं, वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो सी कहता है कि रोजगार में वृद्धि होगी और मूल्य स्तरों में वृद्धि होगी, रॉन्ग है, सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को किस राज्य में वेनेडियम के भंडार मिले? ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है रिसर्चर्स, उनको वेनेडियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश याद रखना, जहाँ पर वेनेडियम के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? ठीक है, भुगतान संतुलन के चालू लेखा करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। ठीक है, पूंजी लेखा के भाग है यह, लेकिन चालू लेखा के भाग नहीं है। कौन? पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। अगला प्रश्न है व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक की घोषणा कौन करता है? ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स बनाता है, कौन बनाता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, मैंने इंडेक्स का भी वीडियो बनाया है, 22 मिनट के हैं, अप्रोक्स 107 इंडेक्सेस है, देख लीजिएगा आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। अगला प्रश्न क्या है अंतरिक्ष में स्थापित भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? ठीक है, अंतरिक्ष में स्थापित किया गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? एप्पल। ठीक है, एप्पल था भारत का पहला संचार उपग्रह। अगला प्रश्न क्या है TCP या फिर IP मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती है? TCP IP मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और इंटरनेट लेयर भी होती है, बल्कि डाटा लिंक शेयर नहीं होती है। ठीक है, डी है इसका आंसर। कहाँ चले गए हम लोग?
चलो वापस आते हैं, ठीक है। क्या 81 तो हो गया हमारा, 82 है मेक एड्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। मेक एड्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका प्रयोग वायरलेस ईथरनेट जैसी IEEE 802 नेटवर्क तकनीक में होता है, राइट है। देन यह एक अद्वितीय भौतिक पता है, ठीक है, जो किसी नेटवर्क कार्ड के भौतिक नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है, राइट। इसे बर्ड इन एड्रेस या ईथरनेट हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है, राइट है। तो सभी इसके हैं, सभी सही है मेक एड्रेस से रिलेटेड। अगला क्या है, ईमेल के संबंध में मेल उपयोगकर्ता एजेंट क्या है, ठीक है। ईमेल जो हम यूज़ करते हैं उसमें मेल उपयोगकर्ता एजेंट क्या है, तो इसका राइट आंसर है यह एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसकी मदद से उपयोगकर्ता मेल लिखता है और भेजता है, ठीक है। मेल उपयोगकर्ता एजेंट क्या है, ईमेल के संबंध में यह एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसकी मदद से उपयोगकर्ता मेल लिखता है और भेजता है, तो सी है राइट आंसर हमारा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया है, ठीक, कौन सा पुरस्कार दिया है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ठीक है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को, ठीक है। किसने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने, कब, 2019 में। अगला प्रश्न क्या है, 21 जुलाई 2020 को लखनऊ के एक अस्पताल में लालजी टंडन का निधन हो गया। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के कौन थे, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर 2020 को निम्न में से कौन सी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी, ठीक है। जो फ्रांस से हमने क्या मंगाई है इंडिया में, राफेल लड़ाकू विमान, उसे उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट, ठीक है, महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, शिवांगी सिंह, ठीक है, शिवांगी सिंह। फिर अगला है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन से ज़िले में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उमरिया ज़िले में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1975 में, 1975 में। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है, इंदौर, ठीक है, 4 बार रह चुका है, तो 2020 में भी इंदौर स्वच्छता में सबसे पहले नंबर पर रहे। फिर अगला प्रश्न है, नांदना प्रिंट कला है, ठीक है, नांदना प्रिंट कला क्या है, नांदना प्रिंट कला है धार झबुआ की आदिवासी महिला द्वारा पहने जाने वाले परिधान में लहंगा और ओढ़नी पर खास प्रिंट, ठीक है। धार झबुआ की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा जो पहने जाते हैं वह, और जो लहंगा होता है, ठीक है, या फिर उनकी ओढ़नी है, उनके ऊपर जो प्रिंट होता है उसे क्या कहा जाता है, नांदना प्रिंट कला, ठीक है, नांदना प्रिंट कला। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता का रोडमैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ने आत्मनिर्भरता का रोडमैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है, और कब इस रोडमैप यानी आत्मनिर्भरता रोडमैप का लक्ष्य कब तक का है, 2023 तक का, ठीक है, 2023 तक का। और मध्य प्रदेश ने बजट में इसका उल्लेख किया है, इसलिए यह IMP भी हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे अधिक वन आवरण बढ़ा है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक बढ़ा है, अकॉर्डिंग टू कौन सी रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन से ज़िले में बढ़ा है, पन्ना में, ठीक है, पन्ना ज़िले में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, जहाँ पर बक्सवा जहाँ हीरे के खनन के लिए उस जंगल को काटा जा रहा था, उसी में, मतलब उसी ज़िले में, पन्ना में। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे पद्मश्री अवार्ड 2021 दिया गया, पद्मश्री अवार्ड किन्हें दिया गया है, भूरीबाई को, ठीक है, भूरीबाई को दिया गया, और कपिल तिवारी को, ए और बी दोनों को, ठीक है, भूरीबाई एंड कपिल तिवारी जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उन्हें पद्मश्री 2021 में दिया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं दिग्विजय के अलावा एक और कौन निर्वाचित हुए, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन हुआ उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया गए बीजेपी से,
कांग्रेस से दिग्विजय सिंह गए। तो उसके अलावा एक और कौन था, सुमेर सिंह सोलंकी, ठीक है, सुमेर सिंह सोलंकी गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल नहीं है, ठीक है। सौर ऊर्जा है नवीकरणीय, भूतापीय ऊर्जा भी है नवीकरणीय और पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय। प्राकृतिक गैस नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक गैस एक बार समाप्त देन समाप्त, ठीक है, और इनके वापस पुनर्भरण रिचार्ज में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो बी है नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल नहीं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, ठीक है, जो नष्ट नहीं हो सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। डीडीटी है, यूरेनियम भी है, पारा भी है, सभी है, ठीक है। नॉन डिग्रेडेबल है यानी ये समाप्त नहीं होते हैं प्रदूषक कैसे है, डीडीटी, यूरेनियम, पारा। डी है इसका राइट आंसर। देन अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सबला महिला महासभा का आयोजन कब किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सबला महिला महासभा का आयोजन कब किया गया, 8 मार्च 2020 को, 8 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है, अब्दुल लतीफ़ किस खेल से संबंधित है, ठीक है, आईएमपी है। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन कौन से किससे रिलेटेड है ऐसा पूछता है एमपीपीएससी। तो अब्दुल लतीफ़ किन से संबंधित है, अब्दुल लतीफ़ है फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर है अब्दुल लतीफ़। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का नाम है, ठीक है। इंडिजीनियस कोरोना वैक्सीन कौन सी, कोरोनिल दवाई लॉन्च की थी बाबा रामदेव ने, जिनको खारिज कर दिया था, ठीक है, सरकार ने और WHO दोनों ने। और फाइज़र, ठीक है, फाइज़र जो है वह भी एक कोरोना वैक्सीन है। कोविशील्ड भारत में बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, पर इसका फॉर्मूला भारत का नहीं है, ठीक है, जो ऑक्सफर्ड, ठीक है, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी है उनके साइंटिस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत में होता है, पर भारत की वैक्सीन नहीं है। तो कोवैक्सीन है, ठीक है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, ठीक है, भारत बायोटेक। तो इंडिजीनियस यानी भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है कोवैक्सीन। अगला प्रश्न है, खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है, ठीक है, खेलों को, स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा, इंडस्ट्रीज़ का दर्जा दिया है मिज़ोरम ने, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है मिज़ोरम ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा दृष्टि AIS का 5वां मॉडल टेस्ट FLT नंबर 5 और हमारा लास्ट था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गुरुवार की शाम को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो गुरुवार की शाम को बना रहा हूँ, तो आप अगर देख रहे हो तो फ्राइडे को देखिए या फिर सैटरडे के यानी शनिवार के 12 बजे तक। उसके बाद तो आपके संडे एग्ज़ाम है, तो उसके बाद जो आपका रिवीजन करने का रहेगा अनदर चीज़ वो करिए, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।